बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा बंगाल में मंत्री परिषद बन गई, सबने शपथ ले लिए मंत्रियों ने। कर्नाटक में 3 जून को डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन उनके अलावा कौन कौन लेगा शपथ और उसमें किस खेमे के कितने लोग होंगे, कौन कौन होंगे, इसको लेकर के अब दिल्ली में हलचल हो रही है। दोनों लोग दिल्ली आए हुए हैं। 2 दिन के अंदर दूसरी बार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर हैं। जहाज में बैठ के दोनों एक साथ आए हैं। दोनों नेता अपने अपनी कैबिनेट लिस्ट जो है वो आलाकमान को देंगे, मतलब गांधी परिवार को देंगे। इसके बाद कैबिनेट के संभावित दावेदारों को भी बुलाया जाएगा और फिर नए मंत्रिमंडल पर कुछ फाइनल मोहर लग पाएगी। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दी है, लेकिन कर्नाटका पर अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। पहले उन्होंने राज्यसभा जाने से मना कर दिया था। अब वो ज्यादा से ज्यादा अपने खास नेताओं के नाम डीके शिव कुमार की कैबिनेट में डलवाना चाहते हैं, ताकि सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी अभी भी बनी रहे। साथ ही उनके जो बेटे हैं यतीन्द्र, उनके लिए डिप्टी सीएम के पद की मांग की जा रही है। इस बीच दोनों नेताओं को, मैंने आपको बताया, एक साथ ट्रैवल करने की तस्वीर आई। एक ही चार्टर्ड विमान से दोनों लोग दिल्ली पहुंचे हैं। अब समीर जी बता दें कि अब इस वक्त क्या चल रहा है, अब मामला कहां फंसा है? देखिए, मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार को जो मुख्यमंत्री बनाने का तय कर लिया, तो सिद्धारमैया ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष उनके पसंद का होगा। मतलब जिस तरीके से जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, उस समय डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखा था और अभी तक वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए पार्टी के। अब यह तय है कि उन्होंने कहा है कि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री, तो अब वहां पर यह चल रहा है कि डीके शिव कुमार चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनके पसंद का हो और सिद्धारमैया प्रदेश अध्यक्ष भी अपने पसंद का चाह रहे हैं। और जो उप मुख्यमंत्री के साथ बड़े पोर्टफोलियो कैबिनेट के, वो चाह रहे हैं कि उनके साथ जो मंत्री लगातार काम करते रहे वो बने रहे। तो अब ये डीके शिव कुमार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या उनको मंत्रिमंडल बनाने का फ्री हैंड मिलेगा, जिस तरीके से सिद्धारमैया। हमने तो ये भी खबर सुनी है कि डीके शिव कुमार इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि उनके साथ कोई उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो नहीं चाहते कोई उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री के तो मतलब रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है कि भाई उप मुख्यमंत्री के लिए उन्हें आपत्ति नहीं है। उन्हें आपत्ति ये है कि डीके शिव कुमार ने जो मंत्रालय अपने पास रखे थे, सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते, वह मंत्रालय अब वो कह रहे हैं सिद्धारमैया कि डीके के बाद डेप्यूटी के रहते जो मंत्रालय थे, वो अब दूसरे डेप्यूटी को दिए जाए। तो जिसके अंदर सारे बड़े कमाई वाले जो मंत्रालय, जिसमें जल संसाधन है, पीडब्ल्यूडी है, जिसके अंदर कर्नाटका का मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, बड़े डेवलपमेंट है, कर्नाटका डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स है, वो सारे डीके शिव कुमार के पास है। अब सिद्धारमैया कह रहे हैं कि वो डीके शिव कुमार विड्रॉ करे। तो अब इसको लेकर दिल्ली के अंदर बातचीत हो रही है कि कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्या अभी 3 तारीख को 3 बजे जब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो क्या खाली अभी वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार का बाद में आपसी चर्चा के बाद होगा, या डीके के साथ पहले 5 मंत्री शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, जो बड़े मंत्री होंगे वो लेंगे, बाकी आपस में चर्चा करके होगा। ये एक बड़ी चुनौती डीके शिव कुमार के सामने है कि आप मुख्यमंत्री तो बन गए हो, लेकिन कैबिनेट में आप अपने पसंद के लोगों को लेकर आते नहीं हो और आप सिद्धारमैया के भी मंत्री रहेंगे, फिर उनके साथ कैसे आप चलोगे? बड़ी चुनौती डीके के सामने। अब उनसे पूछा गया अब आप कौन कौन मंत्री बनेगा, सुनिए जवाब आप जरा डीके शिव कुमार का। So will there be other people taking oath along with you as ministers? That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done. I don't want to comment on that. मंत्री मतलब पार्टी हाई कमांड बताया। एक बार पहले आपके शो में यही बोला था कि ये जो कांग्रेस ने बीज बोया ना, ये बड़ा मुश्किल पैदा करेगा उनके लिए चुनाव में आगे वाले। सिद्धारमैया जो है वो स्टेट पॉलिटिक्स छोड़ना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनके लोग बने रहें कैबिनेट में। वो ये चाहते हैं कि उसके ज़रिए उनका कुछ ना कुछ कंट्रोल रहे। डीके शिव कुमार अगर उनके बात मानते हैं, या फिर आलाकमान भी, या जो कांग्रेस आलाकमान है वो भी ये कहती है कि अच्छा आपको सिद्धारमैया के लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो भी वो कैसे चलाएंगे डीके शिव कुमार, ये मुश्किलें। आपने का जो बीज बोया मतलब जो क्यों बदल के, देखिए उसकी आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि भाई सिद्धारमैया ने ये वादा किया था, है ना। ये जो राहुल गांधी के साथ बैठक हुई उसमें भी ये कहा गया कि अच्छा राहुल गांधी, माना जाता है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ेगा। सिद्धारमैया को ये कहा कि आपको डीके शिव कुमार को देना पड़ेगा। अब कांग्रेस के लोग ये खुल के कहने लगे। आज आपने कहा कि भाई ये कमिटमेंट था उनको। अशोक गहलोत की बात मैं आपको सुनाता हूं। वो डीके शिव कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि डीके शिव कुमार का एक तरीके से एहसान का बदला पार्टी चुका रही है। जहां संकट हुआ पार्टी का, वहां एक ही आदमी खड़ा दिखाई दिया, डीके शिव कुमार। नहीं, संगठन का भी संकट निपटाया उन्होंने सब जगह। सुनिए, सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने विशेष रूप से सरकारें गिराने का काम किया। मध्य प्रदेश के अंदर वो चाहे, कर्नाटक में भी वो चाहे, महाराष्ट्र में चाहे, राजस्थान में। उस वक्त हमेशा डीके शिव कुमार खड़े रहे पार्टी के साथ में।
जो भी उनको काम की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने निभाई। बल्कि आपको याद होगा जब हिमाचल में भी बीजेपी ने हॉस्टलिंग की थी, 5 MLA को तोड़ लिया और हमारा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह हार गया, तब भी DK शिव कुमार जी गए थे वहां पर और जाके उन्होंने समझाइश करी और सगा बचा ली। तो वो एक अलग ढंग के व्यक्तित्व के धनी है जो सत्ता का फैसला हुआ परिवर्तन करने का मुख्यमंत्री। तो ये मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही तरीके से सबसे बात करके सबको विश्वास में लेकर के ये परिवर्तन का फैसला किया। राहुल गांधी जी की बात अभी 1 मिनट में करते हैं सर। वो कह रहे हैं DK शिव कुमार जी एक अलग व्यक्तित्व के धनी है, क्या अलग है सर? नहीं, अलग व्यक्तित्व के धनी देखिए 2 बातें हैं। एक तो वो संगठन के लिए सबसे मजबूती के साथ खड़े रहे और उनकी लॉयल्टी पर आप शक नहीं कर सकते। बहुत लंबा समय लगाया, हमको लगता रहता है, हम तो सोचते कि यहाँ बैठे हुए तो कि ठीक है। और उसके बाद भी जो लोगों ने कोशिश की, जो सचिन पायलट साहब ने कोशिश की वो उन्होंने नहीं की, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया वो उन्होंने नहीं किया, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया वो उन्होंने नहीं किया पार्टी में। तो इसका मतलब उनकी लॉयल्टी फैक्टर सबसे बड़ा है। और दूसरा जो अशोक जी ने बहुत विस्तार से समझाया कि वो पार्टी के हर स्तर पर जब भी जरूरी रही तो वो संकट मोचक रहे, ठीक है, और धन बल जो भी चाहिए उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें भी उनका बड़ा विश्वास उनको मिला हुआ है, वरद हस्त मिला हुआ है। तो इन सब के बाद भी कोई आदमी आराम से इंतजार कर ले और बहुत बड़ा वो नगर अपनी बात कहना तो ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो ठीक है। और वो जो उन्होंने बोला ठीक है, जो अभी स्थितियाँ हुई, मैं इसको ये नहीं मानता कि जो बोया है, बोया कुछ भी नहीं है। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, बड़े लीडर्स होते हैं तो उनको कैसे आप सेटल करते हैं, कैसे स्कोर करते हैं। अब वो तो वहाँ पर राहुल जी की या पार्टी लीडरशिप की नहीं चली, नहीं तो बेहतर होता कि सिद्धारमैया दिल्ली में होते, आ जाते को आ जाते, छोड़ के आ जाते। तो फिर ये संकट नहीं है। चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे इस पे बड़ा वो है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि DK शिव कुमार नहीं, लेकिन जो है- राहुल जी की चलिए तभी ये शिव कुमार नहीं बने नहीं, हैं अभी तो चीफ मिनिस्टर। अभी देखना पड़ेगा ना। अभी माना जा रहा है कि भाई बेंगलुरु का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, टनल प्रोजेक्ट, वो अडानी को देना चाहते हैं DK शिव कुमार। अगर वो कैबिनेट में ये लेके आएंगे तो राहुल जी की क्या चलेगी? तब तो बड़ी बात हो जाएगी भाई। नहीं, सरकार अलग तरह से चलती है, तेलंगाना में भी तो चल रही है। आज तो आप ऐसी नई बात कर रहे सर, हैं। आप ऐसी बात कर रहे और हैं। सर कांग्रेस ने भी क्या दिया? हाँ। रेवंत रेड्डी उनके तेलंगाना पसंद बड़ा थे और 100 करोड़ का प्लेज अडानी ग्रुप ने दिया। बाद में दबाव में चेक वापस कर दिया, लेकिन सबसे पहले दावोस जाके फोटो किसने खिंचाई थी? गौतम अडानी उनके बेटे के साथ। जब ये कह रहे थे कि हम लड़ रहे हैं तो उनके एक बगल बाएं अशोक गहलोत, दाएं भूपेश बघेल, दोनों लोग उन्हीं को बुला के, राजस्थान में अशोक गहलोत ने जब अपना वो उद्योग का एक कार्यक्रम किया तो उसका दीप प्रज्वलन किससे कराया? गौतम अडानी से कराया। और मुझे लगता है ये बात तो होनी नहीं चाहिए ना। देश का उद्योगपति, अभी आप मिनरल्स की बात कर रहे हैं, माइंस की बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, क्या चाइना वाला आके खोदेगा क्या? भाई कौन करेगा? अब राहुल गांधी अगर यही बोल रहे हो तो वेदांता से 100 करोड़ रुपए वापस करवा दिए ना। बात कर रहे हो तेलंगाना में अडानी के 100 करोड़ रुपए वापस करवा दिए थे ना सर। मैं कह रहा हूं कोई भी करेगा, 100 करोड़ दबाव में भले वापस कर दिया, लेकिन क्या अडानी आप के बोल सारे रहे हो कि प्रोजेक्ट- चाइना से खुदवाएंगे तो बहुत सारे हैं जो खोदते हैं ना। नहीं वेदांता लेकिन- भी उसी में, बहुत सारे और भी मैं हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि देश का कोई भी उद्योगपति, और मैं तो बार बार कहता हूं कि देश में 50 अंबानी अडानी चाहिए। सर आप अच्छा रास्ते चले, में हम लोग बाधा बन रहे, थोड़ा जो है अलग उनके भी रास्ते में बाधा बन रहे हैं। डिबेट कर जो गए। नेता विधानसभा में नमस्ते सदा वत्सले बाथरूम में सकता भी जा है। सकता है, वो सरकार भी चला सकता है, ठीक चला है। लेगा। अरे अब जहां तक बात रही राहुल गांधी जी की, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। बेंगलोर पर कैपिटा 3rd नंबर पे था जब ये सरकार आई है। कहां खिसक के गया है जरा पता कीजिए। 7th पे बेंगलोर के सारे उद्योगपति सिद्धारमैया के शासनकाल में कराह रहे हैं। स्थिति है कि सड़क नहीं बना पाते। सड़क बनाना सरकार का काम है, अजीम प्रेम जी का काम है। चलो अडानी अंबानी छोड़ दो, यूनिवर्सिटी को भी कहा था बीच ठीक में है सड़क। ठीक और है। उनको अब कहा कि देखिए, अपनी यूनिवर्सिटी से आप दे दीजिए। अब देखिए डीके क्या करते हैं। ये थोड़ा तो प्रैक्टिकल टाइप मैं आदमी यही है। कह रहा हूं, अगर डीकेएस कुछ अच्छा सुनिए काम तो। करना चाहते हैं या करेंगे, उद्योगपति को साथ लेके चलना चाहते हैं, बेंगलुरु बना ही उद्योगों की वजह से। एक खबर थोड़ा जो है, मतलब इसकी आप लोगों ने शायद वो पढ़ा हो। रामचंद्र गुहा जी का आर्टिकल पढ़ लिया आप लोगों ने? रामचंद्र गुहा जी हिस्टोरियन है, इतिहासकार है और बड़े विद्वान आदमी हैं। गांधी पे और अच्छा लिखा है। हाँ, गांधी पे हाँ बहुत भी अच्छा बता रहा हूँ लिखा सर, है। भी बता रहा हूँ। और वो मोदी, एंटी मोदी आइडियोलॉजिकल ग्रुप के एक बड़े चेहरा आप उनको जो है मान सकते हैं। आइडियोलॉजिकल लेवल पर बहुत विरोध करते हैं वो। उन्होंने क्या लिखा है आर्टिकल में? उन्होंने लिखा है, उसका टाइटल ही है हाउ द गांधी फैमिली हैज हेल्प्ड मोदी कंसोलिडेट पावर।
मोदी को ताकतवर बनाए रखने में गांधी परिवार ने कैसे साथ दिया। उन्होंने तो शब्द इस्तेमाल किया अकम्प्लिस है, विलिंग और अनविलिंग अलग बात है, ये अकम्प्लिस है मोदी को बनाए रखने में। वो कहते हैं कि कांग्रेस रिमेन्स अ फैमिली फर्म हेडेड बाय अ मैन, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, हेडेड बाय अ मैन हु लैक्स डिसिप्लिन, ग्रेविटास एंड अ करिकुलम विटे। इनमें गंभीरता नहीं है, इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और करिकुलम विटे नहीं है। वो कह रहे हैं, इन्होंने पूछा एक बार राम जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी ने कभी कोई नौकरी की है तो मुझे बताए। रामचंद्र गुहा ने एग्जैक्टली वो बात कही है कि कभी इन्होंने जीवन में कोई नौकरी की है तो बताया जाए। तो जो लोग इनमें मोदी को हटा देंगे, ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा व्यक्तित्व इनका दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा कि वो सब ख्याली दुनिया में जो है वो रह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं इनसे पर्सनली मिला हूं, मेरा इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी है और मैं मानता हूं कि आदमी अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने अपने 22 साल में जब से ये सांसद बने एक भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई एक ऐसा मोमेंट या मोमेंटम क्रिएट नहीं किया कि इनको गंभीरता से लिया जाए। ये उन्होंने लिखा है। आगे मैं सर दो लाइनें और बता दूं। फिर उन्होंने प्रियंका जी के लिए भी लिखा है। बोले मुझसे एक बार किसी ने पूछा था प्रियंका गांधी को क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि कम से कम वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तब राहुल गांधी जीत गए थे रायबरेली। तो उन्होंने कहा, ये भी कहा कि हालांकि मैं मानता हूं कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा वो सीट वो जाएंगे इसीलिए क्योंकि वो सीट उनके लिए उतनी सेफ है जितनी अमित शाह के लिए गांधीनगर है। तो वो इतनी सेफ सीट है वायनाड, इसीलिए उनको वहां पर भेजा जाए। बेल्लारी थी, हाँ। सोनिया गांधी लड़ी थी बेल्लारी। फिर वो देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग भी ये मानते हैं कि राहुल जी में तो ये कमियां हैं, लेकिन प्रियंका गांधी में वो बहुत शार्प है, वो तो उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो वो ये लिख रहे हैं जो यहाँ अक्सर बताया जाता है। 2 सीट आई थी, या 2-2.5% वोट आया था उत्तर प्रदेश के कौन सा चुनाव लड़की लड़ सकती हूँ जिसमें प्रियंका जी जिसमें उनको जो है 19 में कुल 1 सीट रह गई थी। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये ऑरा बनाए रखने में गांधी परिवार का दिल्ली में बैठे कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जो जमीन से पूरी तरह कटे हुए हैं, वो ये ऑरा बना के रखते हैं गांधी फैमिली के खिलाफ। और एक बात उन्होंने कही कि ये राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं ये एक किस्म से सोनिया गांधी का एक्सटेंशन है। ही ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम सोनिया गांधी, तभी वो कह रहे हैं ये फैमिली फर्म है। सर रामचंद्र गुहा, मतलब मैं तो उनको लंबे समय से पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। वो बहुत सारे लोग उनसे सहमत भी नहीं होते, लेकिन एक गांधी पर ज़्यादा काम उन्होंने किया। इतिहासकार तो हैं, और वो इतिहास आज़ाद हिंदुस्तान का इतिहास, गांधी बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस, गांधी आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेहरू, उस पर बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सब लोग उससे असहमत हों। मतलब ज़्यादातर लोग असहमत नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस के लोग भी उनसे असहमत नहीं होंगे। और रामचंद्र गुहा ने ये बात कही है, तो ये बात उनको राहुल जी के लिए कही है मेरे ख्याल से। सब राहुल जी के लिए कह रहे हैं? नहीं, मतलब राहुल जी को समझना चाहिए, क्योंकि वो एक सिंसियर एडवाइजर के तौर पे रामचंद्र गुहा को उन्हें लेना चाहिए कि उससे वो कैसे बदलाव कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। बाकी अब इस पर क्या बहस हो सकती है। रामचंद्र गुहा हम लोगों से ज्यादा ही कांग्रेस को और गांधी परिवार को जानते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो व्यक्ति है जो अपने कोर से बिल्कुल आत्मा से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हट जाए। मैं इनसे पर्सनली वो व्यक्ति ये सुझाव की बात मैं तो व्यक्तिगत मिला उनसे, रामचंद्र गुहा जी से मेरी मुलाकात हुई है। बहुत शार्प आदमी है, देश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इतिहासकार तो है, लेकिन वर्तमान राजनीति को समझते हैं। और 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी और जब 2009 में फिर रिपीट किया, तो रामचंद्र गुहा थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आश्चर्य व्यक्त किया था 2009 में भारतीय पार्टी के चुनाव हारने का और कांग्रेस की सरकार बनने का। उन्होंने कहा था कि भाई 2004 से लेकर 2009 के बीच में मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या कर दिया कि 2009 में जनता ने उन्हें फिर मैंडेट दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी समझ ये कहती है कि 2009 में कांग्रेस चुनाव हार जाना चाहिए था, जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2009 का शासन चलाया है। तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि भाई जीतने की स्थिति नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन क्यों जीती मुझे इस बात का आश्चर्य होता है। और लगातार वो इस बात को कहते रहे कि राहुल गांधी के अंदर निरंतरता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है और परिस्थितियों को कह रहे हैं गिमिक्री करते हैं, तालाब में कूद जाने से, किचन में शेफ बन जाने से। बोले ये गिमिक्री है, इससे कुछ नहीं होता। और उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि हाँ, कि अब जब ये मुद्दे उठाते भी हैं, जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाया और उसके बाद ये यूरोप या लैटिन अमेरिका चले गए, मुद्दा खो दिया। एक जगह इन्होंने और इंटरेस्टिंग बात कही है। इन्होंने कहा कि जानते हुए कि इसका नुकसान होगा, इन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगवाया सबसे और उसका इनको नुकसान हुआ। मोदी को गाली देने की बजाय मोदी के कामों की कमी अगर ये निकालने में मेहनत करें तो उसका फायदा हो सकता है। शशि थरूर साहब जो हैं सांसद हैं, वह कांग्रेस के, उन्होंने शायद इस पर एक रिएक्शन दिया है, देख लेते हैं।
वन मोर सर, रामचंद्र गुहा ने आज एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को राहुल गांधी में होप नहीं देखनी चाहिए, ही इज टू इमेच्योर फॉर पॉलिटिक्स। देखिए, anyone can express their opinions. Ask them about their opinions. I'm not here to give my opinion on other people's opinions. Okay? कह रहे हैं भाई हर किसी की ओपिनियन है। अब ये भी कम पे ही रुक गए, उनको मुझे तो उम्मीद थी खूब ठोक के जवाब देंगे रामचंद्र गुहा को, लेकिन उतना गए नहीं। सोचिए क्या राहुल गांधी ने अर्जित किया है, और कोई भी किसी कुल में, किसी वंश में, किसी परंपरा में, किसी विरासत में ऐसा अद्भुत व्यक्ति तो पैदा ही नहीं हुआ होगा। जो सब कहते थे नेहरूवियन, उनमें से कोई आज राहुलियन कहने को तैयार नहीं है। जो सब कहते थे नेहरू जी इतने वर्ष पहले चले गए, लेकिन जिन लोगों के मतलब जीवन में नेहरू जी से शुरू होकर नेहरू जी पर खत्म हो जाता था उनका इतिहास, उनकी राजनीति, उनका समाज समझना, सब वो आया नेहरू जी देखते थे। और ये तो सब अंग्रेजीदा लोग उसी तरह से हैं, जैसे नेहरू जी थे तो राहुल जी भी तो अंग्रेजीदा हैं, लेकिन इनमें से कोई इनको स्वीकार करने को तैयार। रामचंद्र गुहा जी अभी जो कह रहे हैं, बड़े व्यक्ति हैं, अभी जो कह रहे हैं, उनकी बहुत सी चीजों पे बहुत घोर ऐतराज है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी बात अधिकांश करते हैं, इसलिए वो अलग बात है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो बात वो कह रहे हैं वो लगभग सत्य है। बस एक लाइन मुझे समझ में नहीं आता कि वो हर ऐसा व्यक्ति क्यों करता है। क्या उनके मन में डर है कि कल को राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या कुछ हो जाए? बड़े भले व्यक्ति हैं, मेरा उनसे संवाद हुआ, मेरा उनसे मिला, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं राहुल जी। अरे भाई आप अच्छे, क्या कोई रिश्तेदारी करनी है? ये तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि आदमी अच्छा भी हो तो काम का नहीं है तो क्या वो फायदा? भी यही कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के तौर पर वो अच्छा आदमी है, लेकिन नेता के तौर पर नहीं है। इसीलिए बात करनी है क्योंकि वो नेता है। एक लाइन और, वरना कौन राहुल गांधी की बात करता है? एक यो जो कह रहे हैं, इसी बात पे एक पैरा पढ़ देता हूं। आई हैव, ये गुहा जी लिख रहे हैं, आई हैव मेट एंड कॉरेस्पॉन्डेड विद राहुल गांधी एंड नो हिम टू बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। जो बात आप कह रहे हैं, फिर आगे वो कह रहे हैं कि आई हैव मच सिंपैथी फॉर हिम बिकॉज ऑफ द पर्सनल ट्रेजेडीज ही हैज सफर्ड। उनके परिवार में जो हुआ उसके लिए कह रहे हैं मेरी सहानुभूति भी है। फिर वो कह रहे हैं एंड बिकॉज एट द एज ऑफ 55 ही रिमेन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज मदर्स विल। आज 55 साल में भी वो वही हैं जो उनकी माता जी चाहती है, वही है। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी के कारण या उनके पुश करने के कारण से वो पॉलिटिक्स में आए और उन्हीं की बेसिकली बातों के जरिए वो चलते हैं। पर वो बहुत सारी जगहें और भी कहते हैं कि जो उनके आसपास के लोग हैं, जब ये 99 सीटें जीते उसके बाद आसपास के जो लोग हैं उन्होंने इतना चढ़ा दिया कि अब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, अब आप प्रधानमंत्री कोई नहीं रोक सकता है। तो और उन्होंने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो है उससे जो गेन हुआ था वो सारा उन्होंने लॉस कर दिया, जो कुछ उन्होंने उसके बाद इलेक्शन में किया, जो बातें उन्होंने उठाई। तो ये सारी बातें कहते हैं। तो एक तरह से ये बात सामने आती है कि राहुल गांधी जो है एक ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जो सस्टेन वे में किसी चीज को करें। रिलक्टेंस कहीं ना कहीं आ जाता है, कहीं ना कहीं वो अनसीरियस डिसिप्लिन नहीं है, ग्रेविटास नहीं है, और कभी जीवन में कोई बड़ा काम किया। मेरा ऐतराज सिर्फ इस बात पर आता है कि हर कोई कहता है राहुल जी बड़े भले आदमी है लेकिन ये कर नहीं पा रहे। अरे जो करने के लिए हो तो वो नहीं कर पा, भले आदमी नहीं हो ना भाई। भले आदमी एक ह्यूमन बिहेवियर की बात हो, भले आदमी का मतलब एक ह्यूमन, क्या और सारे लोग ह्यूमन बिहेवियर नहीं होगा? नहीं होता है, बहुत कैपेबिलिटी अलग चीज है, गुड ह्यूमन बीइंग होना अलग चीज। अच्छा ये बताइए, अगर इतना कुछ गुड ह्यूमन बीइंग है तो उनको सारी चीजें नहीं दिखती, इतना झूठ वो बोलते रहते हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आता, आप कहेंगे बड़ा भोला है, कैसे कह देते हैं भाई? चलिए ठीक, मतलब अच्छा उनको कभी कुछ नहीं समझ में आता, बड़ा भोला है, राहुल गांधी राजनीति करते हैं 90 के दशक में 2000 के समय में चल जाती। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की राजनीति 2014 के बाद उनको समझना चाहिए कि राजनीति कैसे करना है। यस, 24 आवर्स बिल्कुल, जो राजनीति करते हैं, ये भी वो कह रहे हैं कि आपका मुकाबला उससे जो आदमी दिन रात यही करता है, 24 घंटे राजनीति। और आपने कहा कि ये सारा आर्टिकल, आप उसको नहीं समझे, मैंने कहा कि इस पूरा आर्टिकल उन्होंने राहुल जी के लिए लिखा है कि अब भी समझ जाए। तो समझ के क्या करें फिर? तो जो करना है समझ के क्या छोड़ दे, फिर छोड़े नहीं, जो करना है, जो बदलाव कर सकते हैं वो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल को एक जनरल सेंस। आप सहमत हैं वैसे इनकी जो बातें आपने अच्छा आपने कहा? नहीं, बातों से सहमत हैं, सभी सहमत होंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक बयान है, इंटरेस्टिंग बयान है, इमरान मसूद सांसद है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि आपको याद होगा अखिलेश यादव ने पीछे एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारा अलायंस है, अलायंस रहेगा यूपी के चुनाव में, और बात सीटों की नहीं है, जीत की है। सीट की नहीं, जीत की बात होगी कि भाई जो जीत सकता है वो वही लड़ेगा चुनाव, उसी को उम्मीदवारी मिलेगी। मोटे तौर पे उन्होंने कांग्रेस को एक कह दिया था कि भाई आप वो जितनी शब्द वही आता है वो वही है, अपनी औकात में रहो। हाँ, वैसा उन्होंने कह दिया। तो इमरान मसूद ने कहा कि भाई लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, अब लड़ेंगे ही नहीं तो फिर कौन सी जीत होगी? तो बात तो हम करेंगे सीटों की, और अच्छी सीटें चाहिए हमको इस बार। इमरान मसूद का बयान। मुझे नहीं पता कितनी सीटें,
लेकिन अगर सीट नहीं तो फिर जीत के क्या मायने हैं? अगर सीट नहीं है तो जीत के क्या मायने भाई? अगर राजनीति कर रहे हैं हम लोग, हमारे लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी मेहनत है, उनको दरकिनार कैसे कर देंगे हम? हम अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? हमारी पार्टी का अस्तित्व भी तो रहना चाहिए। तो ये सोच जो है, ये मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं है। बात तो सही है कि अस्तित्व बचाना पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन बड़ी कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं इमरान मसूद साहब। अभी मुझे याद है कुछ दिन पहले, शायद हर्ष को भी याद होगा, कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बड़ा शिप है। मुझे लगा उसमें छोटे ये अखिलेश जी की पार्टी और वो सब बड़े जहाज में आ जाओ, बड़े जहाज में आ जाओ। आज वो करेगा अस्तित्व का सवाल। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, हमारी जिम्मेदारी तो है। ऐसा कैसा बड़ा शिप है ये? नहीं, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन ये अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका अस्तित्व बचाने के लिए वो आपको अच्छी सीटें दे। बेसिकली आप ज्यादा चुनाव कैसे लड़वाते हैं? ऐसे लड़ाते हैं ना कि किस कैंडिडेट की विनेबिलिटी कितना हो सकता है, कितनी है। सही बात। इसी तरह से तो टिकट वही कह रहे हैं दिया जाता है अखिलेश ना। यादव। आप ये चाहते हैं कि विनेबिलिटी ना देखें और बस तय कर दें कि अच्छा ये 50 सीटें कांग्रेस को, ऐसे करेंगे? नहीं तो वो हुआ था 100 सीट से ज्यादा चाह रही है कांग्रेस। मैं वही बोल रहा हूँ 70 ना, सीटों पर बिहार में जब पिछली बार जब वो सरकार रह गई थी, वो इसी वजह से रह गई थी। मैं यही बोल रहा हूँ ना, तो विनेबिलिटी ही तो फैक्टर है ना। गणित होना चाहिए। जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती है। 6 के हिसाब से आप कांग्रेस को 45 से 48 या 50 सीटें दे दीजिए। कांग्रेस जहां जीती है लोकसभा सीटों में, उसके हिसाब से 50 सीटें लेकर अपना चुनाव लड़े। रायबरेली कांग्रेस की सीट है, लगातार 3 लोकसभा चुनाव वो जीत रही है। रायबरेली की आप उनको सीट दीजिए, या तो फिर आप उनके हिसाब से 50 सीटें दीजिए। 50 से 40 हार जाएगा अखिलेश यादव को। 6 अगर उन्होंने जीती है और उसके हिसाब दिया जाएगा तो 37 के लिहाज से ही तो उनकी भी आएगी ना। बिल्कुल। फिर बची हुई उतना ही तो बची हुई सीटें तो होंगी, उसका बंटवारा फिर कैसे करेंगे? वो भी तो बटनी चाहिए ना भाई। फिर तो 100 हो ही जाएगी। हाँ। 100 के ऊपर तो कांग्रेस 100 लड़ती रही है कांग्रेस। हाँ, लड़ी है कांग्रेस तो लड़ती रही है। और उसके लिए तो कहा ही जाता है ना, पहले मुलायम सिंह यादव फिर मायावती, जो 2 बड़े जो गठजोड़ किए जिसमें कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। और सही बात यह है कि किसी भी पार्टी को अगर है तो या तो बहुत अच्छा कोएलिशन हो, मतलब उनको पता हो कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भी स्ट्रांग एरिया है वो कोई एरिया रहा ही नहीं। आप जब 4 चुनाव 5 चुनाव कहीं से गायब हो जाए तो कौन सा प्रेसिडेंस लेके आप बात करें? आप जब टेबल पर बार्गेनिंग टेबल बैठेंगे तो कैसे बताएंगे हमारा दूसरे नंबर पे था, तीसरे पे तो कहने नहीं तो 5वें नंबर पे था, बीच में निर्दलीय भी था। जमाना जब हो गई थी। ये मसला तो आप बात सही है ना कि अखिलेश जी को कांग्रेस की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि वोट ना कटे। दोनों की जरूरत है ये। लेकिन अखिलेश जी की भी जरूरत है, ये मैं कह दूं। अखिलेश जी नो डाउट बहुत मजबूत अखिलेश जी को जरूरत है। लेकिन अगर नहीं राहुल गांधी साथ में आए तो समाजवादी पार्टी के लिए 111 विधायक बचाना इतना आसान नहीं होगा। अब डर है सर, बंगाल चुनाव के बाद डर गए अखिलेश यादव। बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव जो परिणाम आया उसके बाद अखिलेश यादव डरे हुए हैं। किसी भी स्थिति में अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। वो कांग्रेस के साथ बातचीत करेंगे, राहुल गांधी से करेंगे, राहुल से बात नहीं बनेगी तो प्रियंका गांधी से बात करेंगे। जैसा भी होगा वो गठबंधन करेंगे। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी तो होनी है, 6 जून को बुलाई है, 6 जून को बुलाई है। लेकिन अभी राहुल गांधी ने कहा नहीं है 6 जून को कंफर्म नहीं हुआ। वो तो अभी इन्होंने कहा है ममता बनर्जी 6 जून आप लोग ने एक काम हो रहा है तो उसमें लकड़ी लगा देते हैं। अब इंडिया ब्लॉक कह देंगे तो पता चला कोई भी कहेगा, वो उद्धव ठाकरे कहेंगे हमको 20 सीट दो इंडिया ब्लॉक में यूपी में, तेजस्वी जी कहेंगे हमको 20-25 सीट दो, बगल का राज्य है। तो आप लोग इन्हीं दोनों को तय करने दिए, आप लोग और ज्यादा बदमाशी कर देते हैं। नहीं, चाह रहे हैं कि कोई बात बन रही टूट जाए। अभी वो तो बंगाल के नतीजों के बाद ही ऐलान कर दिया था ममता बनर्जी ने कि अब हम इंडिया ब्लॉक को मजबूत ममता जी का क्या लेना देना है उसमें? अभी जब भतीजा पिटाया पार्टी इससे ज्यादा फिर कुछ तो नहीं भाई निजी मामला है, इसमें कोई क्या कर सकता है? ये आप ऐसे परिवार की तरह से चला रहे हो। एक तरफ भतीजा पिटा है, एक तरफ वो कह रहा है बेटा पिट रहा है। ये क्या हो रहा है? पार्टी चल रही है, क्या हो रही है? सर आप बताएंगे, हम सबसे ज्यादा आपने कवर किया है। नहीं, मतलब इस तरह से थोड़ी चल रही है पार्टी। ठीक है, इंडिया ब्लॉक की बातचीत चल रही है। आपको तो ध्यान में है कांग्रेस पार्टी ने उतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं किया जो वो बहुचर्चित चित्र है जिसमें खरगे साहब ऊपर से नीचे तक काले वस्त्रों में आए थे। हाँ, तो ऐसा प्रदर्शन तो किया नहीं। क्या था? क्योंकि परिवार से ईडी की पूछताछ थी ना, तो गुस्सा तो तभी आता है, बाकी कहाँ। चलें